फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एफसीआई की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पंजाब स्टेट के लिए आया है। इसमें टोटल वैकेंसीज आउट की गई है 860 वॉचमैन की पोस्ट के लिए। और इसके जो अप्लाई करने का प्रोसीजर रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। और आपकी जो एप्लीकेशन की सबमिट करने की लास्ट डेट रहेगी वो 10 नवंबर है। और इसकी फीस ऑनलाइन सबमिट करने की डेट जो रहेगी वो 11 नवंबर रहेगी। अब हम बात करेंगे कि वैकेंसीज के बारे में, इसकी फुल डिटेल की कौन सी वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट के लिए, और इसकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या रहेगी, सैलरी पैकेज क्या रहेगा, और कितने कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। फर्स्ट आपको जैसे बताया था वॉचमैन की वैकेंसी है। इसकी जो सैलरी पैकेज रहेगा वो 23,300 से लेके 64,000 तक रहेगा। और इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल तक है। टोटल वैकेंसीज की 860 है। एससी कैटेगरी में जो वैकेंसीज रहेंगी वो 249 है, ओबीसी में 180 है, और ईडब्ल्यूएस में 86 है, और अनरिजर्व कैटेगरी में 345 है। और इन्हीं में मतलब जो है आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व रहेगी। तो आप यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हैं कि कितनी परसेंट किसकी वैकेंसी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उन्होंने यहाँ पे लिखे कि उन्हें अदर बेनिफिट्स लाइक सीपीएफ, ग्रेजुएटी लीव, ट्रेवल्स कंसेशन, लीव कंसेशन एंड मेडिकल एंड रिब्रिशमेंट, ये सारे के सारे इन्हें दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी होगी वो एटलीस्ट आपकी 40% तक होनी चाहिए। और इनका जो परसेंटेज यहाँ पे लिखा है कि जो रिजर्व है वो 4% है आपकी जो टोटल पोस्ट का रहेगा। यहाँ पे इन्होंने फुल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कौन सी कैटेगरी में, कौन से डिस्क्रिप्शन में कितने परसेंटेज रहेगी और कौन कौन सी मतलब आपकी डिसेबिलिटी यहाँ पे चाहिए होंगी। आप यहाँ पे जाके एक बार डिटेल में चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। आपकी जो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये 1 सितंबर तक काउंट की जाएगी। तो वॉचमैन की जो पोस्ट के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन आपकी मांगी है वो मिडिल है, यानी आपकी जो है 8th पास होने चाहिए, 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये आपकी। और जो यहाँ पे इन्होंने सेकंड दे रखी है अर्स्टवाइल एक्स कॉन्ट्रैक्टल सिक्योरिटी गार्ड्स के, इसके लिए यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी 5th स्टैंडर्ड है, यानी आप 5वीं पास होनी चाहिए। और उन्होंने लिखा है कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए, आपके 1 सितंबर से पहले पहले आपकी जो है कंप्लीट कर लेनी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन उन्होंने यहाँ पे नोट दिया है कि एक जो कैंडिडेट है वो ऑनलाइन सिर्फ एक ही बार इसका जो है एप्लीकेशन है सबमिट कर सकता है। ये नहीं है कि एक मतलब जो आपके मल्टीपल आपके एप्लीकेशन है वो एक कैंडिडेट है वो कई बार कर रहा है तो आपका फॉर्म है वो सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि इसकी कोई भी हार्ड कॉपी या प्रिंटेड कॉपी आपको सबमिट नहीं करनी है। जब इसके मतलब जब भी शॉर्ट लिस्टिंग होने से पहले, इसके रिटर्न एग्जाम और फिजिकल एंट्रेंस होने से पहले अगर आपको बुलाया जाए तो ही आपने जाना है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन पॉइंट्स के बारे में बताया हुआ है, उस पर एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि इन्होंने ये कि आपकी जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है या एज लिमिट जो भी आपकी काउंट की जाएगी वो 1 सितंबर तक की जाएगी। इन्होंने ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट दे रखा है। और इसका लिखा है कि एससी और जो एसटी कैटेगरी के लिए उन्हें 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, और जो ओबीसी वालों की है उन्हें 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी एज में। और इसके लिखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट मतलब रिजर्व पोस्ट के लिए नहीं होता है, जो भी रिजर्व कैटेगरी से है उनके लिए नहीं है, तो वो जो आपकी जो कैंडिडेट है उनमें अनरिजर्व कैंडिडेट को भी लिया जा सकता है, वो कैटेगरी जो हो जाएगी प्रोवाइडेड। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि जो इन द केस ऑफ डिपार्टमेंटल, जो डिपार्टमेंटल एफसीआई एम्प्लॉयज रहेंगे उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 50 ईयर्स है। और जो अपर एज लिमिट है वो पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व वालों के लिए 10 ईयर्स है। अगर वो पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी से रिजर्व करते हैं तो 13 ईयर्स है। अगर वो एससी एसटी से करते हैं तो उनकी जो एज रिलैक्सेशन रहेगी वो 15 ईयर्स तक रहेगी। और लिखा है कि जो यहाँ पे लिखा है कि APW कैन अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज, जो भी ऊपर उन्होंने दिए कि वो इसके अगेंस्ट जो है अपना अप्लाई कर सकता है। देन नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहेगी एप्लीकेबल है जो डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और वुमेन जो अपने पति से मतलब अलग हो चुकी हैं या जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, उनकी जो एज रहेगी यहाँ पे दे रखी है 35 है। अलग अलग है, मतलब आप देखेंगे 35 है। अगर वो ओबीसी से है तो उनकी 38 है। अगर वो SC ST से है तो उन्हें 40 रहेगी। और इसके लेके कि अगर वो इन मतलब कैटेगरीज का बेनिफिट पाना चाहते हैं तो उन्हें इससे रिलेटेड जो है सर्टिफिकेट देना होगा, अपना सबमिट करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन अफसर्स की भी बता रखी है। और यहाँ पे इन्होंने दिया कि जो भी इसकी मतलब क्लोजिंग डेट है उससे पहले पहले आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट कर देना है, ताकि आप इसके जो भी इसका ट्रैफिक रेशियो होगा उससे बचे रहें। यहाँ पे और भी उन्होंने दिया कि आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भर रहे हैं तो आपका उससे रिलेटेड भी सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, जो आपका जो आपका जो है 2019 और 2020 के बेस पे होना चाहिए। यानी आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ द ईयर
2020 और 21 रहेगा, वो होना चाहिए आपके बेस पे 2019 और 20 के। और यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं कि अगर एक्स सर्विसमैन है जो ऑलरेडी कर चुके हैं इन डिपार्टमेंट में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाके एक बार इसकी फुल इन्फॉर्मेशन ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्होंने इसका एक नोट भी सेपरेटली दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी गार्ड है, अगर उन्होंने 6 मंथ के पीरियड के लिए काम किया एटलीस्ट विद FCI, यहाँ पे प्रायोरिटी दिया हुआ है 22/8/2002 से पहले, इन ऑर्डर ऑफ ऑनेबल पंजाब एंड हाई कोर्ट के। तो इन्हें यहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा जब भी उनका होगा, तो एक ओरिजिनल आई कार्ड देना होगा और अपना EPF नंबर देना होगा, सैलरी स्लिप देनी होगी, कॉन्ट्रैक्टर ऑर्डर देने होंगे जो भी उनके रहेंगे एट द टाइम ऑफ उनके फाइनल सिलेक्शन के टाइम उन्हें देने होंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेशली नोट भी दिए हुए हैं कि आपकी जो इस पोस्ट के लिए रहेंगे। अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे जो आपके कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी गार्ड की रहेगी। तो इन्होंने लिखा है कि जो मैक्सिमम एज फॉर जनरल कैटेगरी की होगी वो 54 तक इन्होंने लिखा है कि वो हो सकती है। जो आपकी एज काउंट होगी ये 31 आपकी 31 मई 2022 तक काउंट की जाएगी इन द प्रोबेबल डेट ऑफ कंप्लीटेशन। जो भी आपका एंटायर प्रोसेस होगा तब तक काउंट की जाएगी। और इसके लिए लिखा है कि यहाँ पे आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो जो मतलब इसमें इन्होंने दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी 5th क्लास तक रहेगी। और लिखा है कि रिलैक्सेशन इन पंजाब रीजन विल बी गिवन टू ओनली, जो कि जिन्होंने मतलब कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी गार्ड इन पंजाब रीजन ऑफ FCI के लिए किया हुआ है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये पोस्ट है। तो और भी यहाँ पे दे रखा है कि इसकी जो कट ऑफ डेट रहेगी जो इस पोस्ट के लिए रहेगी फॉर अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर, सो टू एलिजिबल ऑफ कराए जो भी इसके लिए रहेंगे उनका प्रोबेशन पीरियड और यानी कि। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इसमें फर्स्ट आपका रिटन टेस्ट होगा जो टोटल मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए इसकी जो एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी वो 90 मिनट्स रहेगी। और इसमें आपसे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर्म जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर से, रीजनिंग से, इंग्लिश लैंग्वेज से और न्यूमेरिकली एबिलिटी से। इसके अलावा ये इसका पैटर्न ऑफ रिटन एग्जाम जो दूसरी पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि एक्स कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए रहेगा, उनसे भी 90 मिनट्स का उनका क्वेश्चन होगा। और उनमें टोटल 120 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द जो भी उनके टेस्ट की एलिजिबिलिटी रहेगी, यानी कि स्किल रहेंगे एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीपल डिवीजन या फिर उनकी बेसिक जनरल नॉलेज रहेगी। तो रिस्ट्रिक्टेड टू जो कि हमारे सिर्फ कंट्री या फिर बेसिक इंग्लिश स्पेलिंग करेक्शन ये सब कुछ होगा उनके 5th स्टैंडर्ड के बेस पे होगा। तो आप यहाँ पे जाके पूरा भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है इसका पैटर्न क्या रहेगा, मतलब दोनों के अलग अलग हैं, उसका जो है अलग है और जो एक्स कॉन्ट्रैक्टर है इनका 5th बेस पे है। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे और इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसके अलावा जो आपके इंग्लिश का जो भी आपका एग्जाम होगा वो 3 लैंग्वेज में होगा, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में। अब हम बात करेंगे इसके जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के पैटर्न के बारे में, यानी कि आपका क्वालिफाइंग पर्पस क्या रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट दिया हुआ है कि जेंडर के बारे कौन से करेंगे, मेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। इसमें जो आपका डिस्टेंस रहेगा वो 1000 मीटर का रहेगा। तो इन्होंने जो 18 से 30 साल वालों के लिए टाइमिंग दी हुई है वो 330 सेकंड की है, और जो 30 से 35 वालों की दी हुई है वो 370 सेकंड की है, जो 35 से 40 वालों की दी है वो 409 सेकंड की है, और जो 40 से 45 वालों की दी हुई है वो 440 सेकंड की है, और जो 45 से 50 वालों की दी हुई है वो 471 सेकंड की है, और जो 50 साल से मतलब 50 साल से एबव तक की है उनकी 497 सेकंड की है। अब हम फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। इसमें जो आपकी रनिंग है वो 800 मीटर की है। तो फर्स्ट इसमें है जो 18 से 30 साल वालों के लिए टाइमिंग दी है वो 255 की है, जो 30 से 35 वालों के लिए दी गई है वो 300 सेकंड की है, और जो 35 से 40 वालों के लिए दी गई है 345 की है, जो 40 से 45 वालों के लिए दी गई है वो 390 सेकंड है, और जो 45 से 50 दिए हुए हैं वो 435 सेकंड है, और जो 50 से एबव है उनकी जो टाइमिंग है वो 480 सेकंड की है। सेकंड आपका जो प्रोसेस रहेगा वो लॉन्ग जंप का रहेगा। इसमें आपको टोटल 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे क्वालिफाइंग करने के लिए। इसके भी मतलब अलग अलग पैटर्न है कि आपके एज वाइज इन्होंने दिए हुए हैं। तो पहले हम मेल कैंडिडेट के लिए बात करेंगे। तो 18 से 30 वालों के लिए जो इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है 3.95 मीटर का लॉन्ग जंप दिया हुआ है, और 30 से 35 वालों के लिए दिया हुआ है वो 3.80 मीटर का दिया हुआ है, और जो 35 से 40 वाले हैं उनके लिए 3.65 मीटर का दिया हुआ है, जो 40 से 45 वाले हैं उन्हें 3.50 मीटर का दिया हुआ है, और जो 45 से 50 वाले हैं उन्हें 3.35 मीटर का दिया हुआ है, और जो 50 से एबव है उन्हें 3.20 मीटर का दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप है कितने मीटर का है, मतलब कितनी एज के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे 18 से 30 वालों के लिए जो वो डिस्टेंस दिया गया है वो 2.74 मीटर का है, और जो 30 से 35 वालों के लिए दी गई है वो 2.60 मीटर का है, और जो 35 से 40 वालों के लिए दी गई है वो 2.45 मीटर का है, और जो 40 से 45 वालों के लिए दी गई है वो 2.30 मीटर का है, और जो 45 से 50 वालों के लिए दिया गया है वो 2.15 मीटर है, और जो 50 साल से एबव का दिया हुआ 2 मीटर है।
देन अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके हाई जंप के बारे में। इसमें भी आपको टोटल 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे और ये भी इन्होंने ब्रेक वाइज दिया हुआ है कि आपकी जो एज वाइज है उसके ब्रेकेज के लिए अकॉर्डिंग दिया हुआ है। कि मेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो 18 से 30 साल के एज के हैं उन्हें जो इसमें हाई जंप दिया गया है वो 1.14 मीटर का है, और जो 30 से 35 वालों के उन्हें 1.10 मीटर का है, और जो 35 से 40 वाले हैं उन्हें 1.105 का है, और जो 40 से 45 वाले हैं उन्हें 1 मीटर का है, और जो 45 से 50 वाले हैं उन्हें 0.95 का है, और जो 50 से एबव के हैं उन्हें 0.90 मीटर का है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करेंगे तो जो 18 से 30 साल वालों के लिए लॉन्ग जंप है वो 0.90 मीटर का है, और जो 30 से 35 वाले हैं उनके 0.85 मीटर का है, और जो 35 से 40 वाले हैं उनके लिए 0.80 का है, और जो 40 से 45 वाले हैं उन्हें 0.75 मीटर का है, और जो 45 से 50 वाले हैं उन्हें 0.70 का है, और जो 50 से एबव है उन्हें 0.65 मीटर का है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है जो कैंडिडेट्स के मतलब नंबर होंगे वो आपके जो इसके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा वो 1.3 रेशो में होगा, और इसका जो वेन्यू है आपका पेट जो भी इसके आपके एग्जाम करेगा पेट पैटर्न करेगा वो इसकी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तो आपको इसलिए कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसकी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहे। और इसके लिए लिखे है कि वो क्वालिफाइंग नेचर जो इसको है वो इसके जो तीनों पैटर्न है उन्हें क्वालिफाई करना जरूरी है, और जो इसकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो आपके जो भी रिटर्न एग्जाम होगा और आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है उसके बिहाफ पे होगी, उनके बेसिस पे होगी। और लिखे कि अगर उन्होंने फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया है यानी रिटर्न उनका हो गया फिजिकल भी हो गया तो उन्हें ही फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। और लिखे कि जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है जो PWBD कैंडिडेट है उनके लिए मतलब उन्हें नहीं क्लियर करना है, उनका एक्सटेम्प्टेड है। इसके लिखे कि जो क्वालिफाइंग मार्क है फॉर रिटर्न टेस्ट विल भी आपके जो है 40% होंगे। अगर लिखे कि अगर कोई भी कैंडिडेट है वो 40% नहीं हुआ तो उसको मतलब सीधा का सीधा डिस्क्वालीफाई होगा। लिखे कि जो इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में जो इसकी क्वालिफिकेशन बताई है अगर उसके अलावा की कोई क्वालिफिकेशन है तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। और इसके लिए लिखे कि जो आपके एडमिट कार्ड होगा फॉर रिटर्न एग्जाम जिसमें आपके डेट एंड टाइम वेन्यू होगा वो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, इस पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपका 15 डेज रहेगा एग्जामिनेशन से पहले। और लिखे कि एडमिट कार्ड आपका जो है मतलब स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको नहीं मिलेगा, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। लिखे कि अगर कोई भी कैंडिडेट है इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में या इसको नहीं मिला है तो इन्होंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे रखी है तो वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर उन्हें फिर भी नहीं है तो यहाँ पे इन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है तो वहाँ पे जाके इन पर्सन टू पर्सन मतलब कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसे लेके आना होगा अपना जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो उसे साथ में लेके आना होगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके दे रखे हैं कि नेशनलिटी के बारे में कौन कौन सा कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फर्स्ट तो वही है कि वो कैंडिडेट है या तो इंडिया का हो, नेपाल का हो या भूटान का हो, या फिर इन्होंने लिखा है कि वो तिब्बतियन रिफ्यूजी हो, वो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया आ गया हो। और यहाँ पे और भी पॉइंट दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इसकी नेशनलिटी के रिकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी उनके डेजिग्नेटेड प्लेस होगा वहाँ पे जो भी उसकी कैटेगरी से रिलेटेड होगा उन्होंने सारे पॉइंट अच्छे से फिल करने हैं। इन लिखे कि अगर वहाँ पे कम्युनिटी की आएगी तो वहाँ पे जो भी उनकी कम्युनिटी से जिससे भी वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे उन्होंने भरने जो भी उनके मतलब पॉइंट्स रहेंगे वो उन्होंने वहाँ पे स्ट्रांगली अपने भरने हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स दिए हुए कि जो भी कैंडिडेट है उन्हें अपनी जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर वहाँ पे अच्छे से अपलोड करने हैं, क्लियरली मैंशनड हो। और लिखा कि अगर कोई भी वो चेंज चाहते हैं उनके एग्जामिनेशन सेंटर में तो वो चेंज नहीं होगा, और जबकि आपके एग्जामिनेशन सेंटर की जो भी इंटीमेशन होंगे वो आपके एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी मेंशनड होंगे। और भी यहाँ पे इन्होंने बहुत से पॉइंट दिए हुए कि कोई भी ने TADA नहीं दिया जाएगा कैंडिडेट को, जो भी रहेंगे कैंडिडेट को मतलब कंप्लाई करना होगा। एडिशनल इंस्ट्रक्शन जो भी इसके FCI के होंगे उन्हें क्लियरली ओबे करना होगा जो भी रहेंगे। और इनके FCI की अथॉरिटी है कि वो अगर इस पोस्ट के चाहे तो मतलब इस पोस्ट की काउंटिंग है वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि जो उनका पूरा प्रोसेस रहेगा उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगी, इसके 2 प्रोसेस रहेंगे। और लिखा है कि इशू ऑफ आपके जो एडमिट कार्ड होगा फॉर रिटर्न एग्जाम एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फाइनल डॉक्यूमेंट। इन्होंने यहाँ पे कुछ दिए हुए कि आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले कौन कौन से पॉइंट देखने, जैसे लिखे कि आपके एक वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए। जब भी आपने इसमें मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो एक मतलब वैलिड फ़ोन नंबर और वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आपने उसमें कोई भी गलत ईमेल आईडी एक्सपायर्ड ईमेल आईडी भरी है तो उसके लिए कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा। देन नेक्स्ट लिखा है फोटोग्राफ के लिए एक आपको 1 रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो है विद वाइट बैकग्राउंड जो आपके 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, वो आपने स्कैन करके अपलोड करनी है। और नेक्स्ट में लिखा है कि आपने जो सिग्नेचर है वो कैसे करने हैं, ब्लैक इंक से करने हैं, अगेन वाइट पेपर पे करने हैं, वो भी आपने स्कैन करने हैं और वहाँ पे अपलोड करने हैं। उसका जो साइज़ है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना है। और आपको अपने ना ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजने हैं, ये इन्होंने स्पेशली लिखा है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं।
और भी इन्होंने यहाँ पे बहुत से फंड्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे जाके क्लियरली चेक कर सकते हैं। जैसे SC कैटेगरी के लिए अगर आप भर रहे हैं तो आपको SC ST का जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट होगा, वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो कैंडिडेट को जो फीस पे करनी है वो 250 रुपीज़ है, और प्लस आपके जो भी चार्जेस रहेंगे वो उसके अकॉर्डिंग देंगे। और इन्होंने लिखा है कि आप 2 मोड से कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन इन्होंने लिखा है कि आप SBI इंटरनेट बैंकिंग या अदर मेजर बैंक इंटरनेट बैंकिंग होती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी इससे रहेंगे वो आप उससे फीस पे कर सकते हैं। अदर मोड इन्होंने लिखे कि आप कैश पेमेंट थ्रू ई चलान एट द ब्रांचेस ऑफ SBI के किसी भी ब्रांच में जाके पे कर सकते हैं। और लिखे कि द एडिशनल बैंक चार्जेस वो आपके मतलब कैंडिडेट के द्वारा लिए जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आपकी फीस सबमिट करने की वो 10 नवंबर 2021 तक रहेगी। और ये कैंडिडेट की चॉइस है कि वो ऑफलाइन करना चाहता है या ऑनलाइन करना चाहता है। अब हम बात करेंगे, और ये इन्होंने यहाँ पे कैटेगरीज भी दी हुई है कि SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन, इन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। वो सिर्फ है जनरल या OBC वालों के लिए, उन कैटेगरीज के लिए। बाकी जो कैटेगरी है इन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो आपको कैटेगरीज बताई थी, यहाँ पे आ जाएगा जो जिन्हें फीस नहीं पे करनी है, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जब वो इसके सबमिट करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, तो उनका जो है फॉर्म है वो यहाँ पे एक यूनिक रजिस्टर्ड नंबर आएगा। तो आप वहां से मतलब आपको कोई ऑप्शन नहीं आएगी आप, क्योंकि अगर कैटेगरी वाइज भरेंगे तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि फॉर द कैंडिडेट जिन्हें फीस पे करनी है एप्लीकेशन फी, तो उन्हें जो है उनका एक लिंक ओपन होगा जब भी वो इसकी तरह करेंगे, तो उन्हें उस लिखा है कि कैंडिडेट हु विश टू मेक द पेमेंट लेटर या फिर शुड रिलीजन टू वेबसाइट क्लिक ऑन द पेज पे फी पे करना होगा। वहां पे जाके अगर वो कौन से मोड से करना चाहते हैं कि वहां पे वो अपनी जाके कर सकते हैं, वो उनका मोड रहेगा कि अगर वो ऑफलाइन देना चाहते हैं या ऑनलाइन देना चाहते हैं। इसके बाद लिखा है कि बैंक कमीशन चार्जेस है वो एप्लीकेंट के द्वारा ही पे किए जाएंगे। अगर वो कैंडिडेट है वो रॉन्ग अकाउंट में करवा रहा है तो उसके लिए FCA रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और वही दे रखी है आपकी जो फीस की लास्ट डेट रहेगी वो 10 नवंबर तक रहेगी। और अगर आपने जो एक बार फीस पे कर दी है तो वो किसी भी सर्कमस्टांसिस में आपको रिफंड नहीं की जा सकती है। और लिखा है कि कैंडिडेट को एक बार मतलब अपनी फीस पे करने से पहले उन्हें अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेने की वो इसके जो भी अपनी पोस्ट भर रहे हैं उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।